बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of M Education, अस्सलाम वालेकुम। अटेंडी है ना कोई नहीं? ठीक है, फिलहाल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, मुझे कभी उम्मीद है कि आप लोग पूरी तवज्जो के साथ, बड़े इन्हिमा के साथ आज की जो क्लास है वो ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक अच्छी बात आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जब कभी भी आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करें तो उसमें पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दुरूद पाक पढ़ लिया करें। चाहे आप मुख्तसर दुरूद क्यों ना पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इस दुरूद के अंदर भी बड़ी बरक़ात हैं, बड़े इसके फ़वाइद हैं, और इसका ये नबी वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है उसका एक इजहार है, एक उनके साथ एक्सप्रेशन है। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दुरूद पाक जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें। और चूँकि आज जुम्मा का दिन है, जुम्मा के दिन तो वाकई इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें विर्द करना चाहिए, दुरूद पाक को पढ़ना चाहिए, अपने लिए, मुल्क कौम के लिए दुआएं करनी चाहिए। So as you know that today I am going to deliver my lecture number 3. The topic of my lecture is meaning and significance of philosophy. इससे पहले हम फ़लसफ़े के हवाले से, ये बेसिकली फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है बच्चों, जो कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में मैंने आपको दो मेन चीज़ें बताई थी पहले, कि एक फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, यानी कि फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है, और दूसरी जो है ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। तो ये जो लेक्चर नंबर जो 3 है, इसकी ये जो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिलासफी है, इसका जो मतलब है, अगरचे मैंने इसकी थोड़ी सी तारीख या डिस्कशन की थी, लेकिन आज हम इसकी जो सिग्निफिकेंस है बच्चों वो हम स्टडी करेंगे। जो इसकी सिग्निफिकेंस है दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंस का बच्चों मतलब होता है किसी चीज़ की भी अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, या कोई चीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, किसी चीज़ का सीखना क्यों ज़रूरी है, हम कोई चीज़ क्यों सीखते हैं, उसके क्या असरात होते हैं, माशरे पे उसके क्या असरात पड़ते हैं, इंसान की ज़ातियात के ऊपर उसके क्या असरात पड़ते हैं, उसके फ़वाइद क्या होते हैं। तो ये बच्चों जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, your philosophy is your worldview, which is a backdrop for all thoughts and a context for all knowledge. The decision about examining philosophy is between. यानी कि जो इसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि योर फिलासफी इज योर वर्ल्ड व्यू, यानी दुनिया के बारे में, दुनिया को ये देखने का तुम्हारा अंदाज है, विच इज़ अ बैकड्रॉप फॉर ऑल थाट्स, जितने भी इंसान के अंदर शौर में उसके जो तख़य्युलात, जो उसके नज़रियात, जो उसकी सोचें जन्म लेती हैं, ये उनके लिए एक बैकअप है, बैकड्रॉप है। एंड अ कंटेक्स्ट फॉर ऑल नॉलेज, और जितने भी उलूम हैं उनका ये खुलासा है, उनकी ये असल है, उनका ये एक मरकज़ी ख्याल है। यानी फ़लसफ़ा जो है ये तमाम उलूम का एक ख्याल है, फ़लसफ़ा है, निचोड़ है, इसेंस है। The decision about examining philosophy is between.
तो बच्चों पहली बात ये है कि जो फ़लसफ़ा है ये पूरी दुनिया को अपने ख़ास अंदाज में देखने के एक नाम है, जिसमें हम ये देखते हैं कि इल्म क्या है और इस इल्म के फ़ायदे क्या हैं, इल्म कैसा होना चाहिए, किस किस्म की जो तालीम है ये बच्चों के लिए ज़रूरी है। एक वक्त था बच्चों कि इंसान जो है वो सिर्फ थोड़ी सी यानी कि लिख पढ़ लेता था थोड़ा सा, तो उसके लिए काफ़ी होता था। फिर वक्त बदला तो इंसान जो हैं उनमें कंपटीशन पैदा हुआ, हालात चेंज होते रहे। तो आज सिचुएशन ये है कि नॉलेज भी ज़रूरी है, उसके साथ और भी बहुत सारी जो स्किल्स हैं, जो इंसान के अंदर महारतें हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वो सारी की सारी ज़रूरी हैं। दूसरा, टू मेक योर फिलासफी एक्सप्लिसिट आर, यानी जो फिलासफी है ये बेसिकली हमें यानी कि हमें बनाती है कि हम यानी कि अपनी बातों का इजहार वाज़ेह तौर पे कर सकें। इसकी ये भी सिग्निफिकेंस है कि हम अपनी सोच, हम अपनी जो दानिशमंदी है, अपना जो शऊर है, शऊर आला, फ़लसफ़ी का मतलब आप शऊर आला शऊर भी कह सकते हैं। तो वैसे तो इसका मतलब मैंने बताया था ना कि दूरंदेशी होता है, अक्ल होता है, और लव फॉर विजडम होती है, बसीरत होती है। तो उस हवाले से ये है कि आप अपना जो सोच है उसको वाज़िया करें, लोगों को बताएं। और क्योंकि फ़लसफ़ा जो होता है ये छुप के नहीं रह सकता, इसके असरात लोगों के ऊपर पड़ते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जब एक इंसान की अपनी सोच बन जाती है तो वो सोच को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। एक चीज़ एक बंदे ने रिसर्च कर ली है किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो एजुकेशन ही क्यों नहीं है, तो अब उसको दूसरों तक जो पहुंचाना है वो उस बंदे की जिम्मेदारी बन जाती है। और ऐसा बंदा खामोश रह भी नहीं सकता, इसलिए नहीं रह सकता कि वो समझता है कि मैंने हक को पा लिया है, मैंने सच्चाई को ढूंढ लिया है, मैंने हकीकत को ढूंढ लिया है। और उसके पीछे उसका बड़ी एक सोच होती है, उम्र होती है, टाइम होता है, तजर्बा होता है, इल्म होता है। तीसरी इसका है कि टू बी अ स्लेव टू द सबकॉन्शियस नोशंस, प्रिंसिपल्स एंड अदर पीपल्स फिलॉसफीज पिक्ड अप थ्रू आउट लाइफ। सबकॉन्शियस इंसान का ये होता है कि इंसान के, देखें कि इंसान को अल्लाह ताला ने कॉन्शियस दी है, सब कॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस कह लें या अंडर कॉन्शियस कह लें, तीसरा जो है। सब कॉन्शियस का मतलब ये होता है बच्चों कि वो ख्यालात, वो तखयलात, वो सोचें, वो अकली बातें जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हमारे दिमाग के अंदर छुपी हुई हैं, और ज़िंदगी का जब कोई ख़ास मौका आएगा तो वो सामने आएंगी। ऑल दीज नोशंस आर कॉल्ड सब कॉन्शियस। कॉन्शियस वो चीज़ जो हर वक्त आपके दिमाग में रहती है, आपको याद रहती है। कभी कभी होता है ना ऐसे, जैसे मैं कहता हूँ जी कि आप ज़रा बताएं कि फ़लाँ जो बंदा है उसे आपने देखा हुआ है, तो आप लोग कहते हैं हाँ हाँ बस उसका नाम मेरे दिल में फिर रहा है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा, दिल में फिर रहा है, मैंने जानता हूँ लेकिन उसका नाम ये है ये है। वो बेसिकली उसका नाम आपके दिमाग के अंदर महफूज होता है, लेकिन वो सब कॉन्शियस पार्ट के अंदर होता है। तो सब कॉन्शियस पार्ट के अंदर फिर थोड़ी देर जब आप कोशिश करते हैं तो वो सब कॉन्शियस से वही बात आपके कॉन्शियस में आती है और आपको याद आ जाती है। तो इसका मतलब है कि वो बातें जो हमारे शऊर के अंदर मौजूद हैं, जिनका हमें पता नहीं है, उनके बारे में जो इल्म हमें हासिल है वो उसके बाद बच्चों जो फिलासफी है इज एनेबल अस टू थिंक केयरफुली। ये जो फलसफा है ये हमें इस काबिल करता है कि हम मुताद अंदाज में सोचें, एंड क्लियरली और वाज़ेह अंदाज में सोचें अबाउट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, जो आम किस्में हालात हैं उनके बारे में। फ़लसफ़ा हमें इस काबिल करता है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में, तख़य्युलात के बारे में एहतियात के साथ और वाज़ेह तौर पे सोचें। फ़लसफ़ा इंसान को बेसोची समझी ज़िंदगी गुजारने का मौका कतई नहीं देता। फ़लसफ़ा ये कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, इसे तुमने गुजारना कैसे है,
ज़िंदगी के बारे में तुम्हारा रवैया क्या है और क्या होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसका ये भी है कि philosophy enables us to think carefully and clearly about important ideas। यानी कि ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम वाज़ेह तौर पे सोचें और मुताद अंदाज में सोचें किन के बारे में, जो जो आम किस्म के हमारे ख्यालात हैं, जो नज़रियात हैं, उनके बारे में हम सोचें। और जो दूसरी बात है, वी लर्न टू स्टेप बैक फ्रॉम आवर एवरीडे थिंकिंग एंड टू एक्सप्लोर बिगर एंड डीपर क्वेश्चंस अंडर पिनिंग आवर थॉट्स। वी लर्न टू स्टेप बैक फ्रॉम आवर एवरीडे थिंकिंग and to explore bigger and deeper questions underpinning our thoughts। हमारे तख़य्युल के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो जो सोचें हमें हर वक्त हमें बूस्ट अप करती हैं, वो ख्यालात जो हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, वो बातें जो हम हर वक्त सोचते रहते हैं, उनके जो है या बहुत पेचीदा किस्म के जो सवालात आते हैं, उनकी जो एक्सप्लोरेशन है, उनकी जो तलाश है, उनका जो ढूंढना है, दैट इज़ एक्चुअली यानी कि इसका अहमियत है इस हवाले से। और इसमें हमारे जो फ़लसफ़ा है वही बच्चों हमारे काम आता है। आगे है शार्पन्स आवर एनालिटिकल एबिलिटीज़। ये जो फ़लसफ़ा होता है बच्चों, ये हमारी तजज़ियाती जो सलाहियतें होती हैं उनको तेज़ करता है। यानी कि तेज़ कैसे करता है भी, जब हम दो चीज़ों का एनालिसिस कर रहे होते हैं, दो चीज़ों को आपस में तकाबल कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे उस दौरान हमारी मदद करता है और हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम किस अंदाज में किसी चीज़ के बारे में उसका तज्ज़िया करें, उनमें फ़र्क करें। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा सोचो विचार का जो दामन है उससे खाली होते हैं, और जब इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है तो ज़्यादा इंसान फिर जानता भी नहीं है। ज़्यादा जानने के लिए हमें सोचना होगा, हमें सोचना पड़ता है। और वो जो सोच है वो हमें कौन देता है, किसके ज़रिए हमें वो सोच मिलती है, वो फ़िलासफ़ी के ज़रिए मिलती है। देखें ना, यानी कि जो फ़लसफ़ा है ये हमें बेसिकली ये इसका तल्लुक़ है ये हमारी रीज़न से है, इसका जो तल्लुक़ है हमारी थॉट प्रोवोकिंग से है, इसका तल्लुक़ हमारे दिमाग से है, इसका तल्लुक़ हमारे तख़य्युल इमेजिनेशन से है, इसका तल्लुक़ हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान जो फ़र्क है उससे है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लाशऊर के अंदर मौजूद होती हैं, तो उनको शऊर के लेवल तक लाने के लिए हमें मिसाल के तौर पर एक लंबा अरसा भी तय करना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो लिहाजा यानी कि उसके लिए हमें जो फ़लसफ़ा है वो हमारी मदद करता है। तो लिहाजा ये बात बड़ी खूबसूरत है कि शार्पन्स आवर एनालिटिकल एबिलिटीज़। हम दो चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो तज्ज़िया है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसके हवाले से एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि जो एनालिटिकल जो एबिलिटीज़ होती हैं वो मिसाल के तौर पर कैसी, यानी कि किस तरह की। तो एनालिटिकल एबिलिटीज़ का तल्लुक़ बेसिकली मैथ से होता है, इनका तल्लुक़ जो है ये क्वांटिटी से होता है, इनका तल्लुक़ जो होता है ये इस्तदलाली क़ुव्वत से होता है। और जो इस्तदलाली क़ुव्वत होती है वो इंसान को मिसाल के तौर पर फ़ायदा भी देती है और इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पैदा करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं इनका जो तल्लुक़ है ये मैथ से बेसिकली। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ वाहिद सब्जेक्ट है जो इंसान की इस्तदलाली क़ुव्वत को तेज़ करता है, जो इंसान की सोच समझने सलीयत को तेज़ करता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरा अपना जो एक यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने इस हवाले से एक वीडियो भी अपलोड की है, जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि जो मैथमेटिक्स है ये इंसान को कैसे बूस्ट अप करता है। आप लोग ज़रूर उसे देखें, नया पॉइंट के अंदर है। तो उसमें ये यहाँ तक कि मैंने बताया है कि जो मैथ है जो ये तो बहुत ज़्यादा एक मोज़ा है ही है, ये बड़ा कमाल भी करता है और है भी बाकमाल है और दिमागी सलीत को इम्प्रूव करता है। यहाँ तक कि अफलातून ने अपनी जो अकेडमी बनाई थी उसके बाद उसने लिखा हुआ था कि जो
इंसान मैथ से वाकफ़ नहीं, इल्म हिंसा से वाकफ़ नहीं, वो मेरी अकेडमी में नहीं आ सकता। तो किसी ने पूछा जी क्यों, उन्होंने आगे से मुख्तलिफ जवाब दिए जिनमें ये भी था कि इसलिए कि ऐसे इंसान के पास थिंकिंग नहीं होती, सोच नहीं होती। और आप लोग ये जानते हैं कि जब इंसान सोचता है तो ही इंसान जो होता है ना मज़ीद उसकी डेवलपमेंट होती है। वो जब थोड़ा सोचता है, सोचते सोचते आखिरकार उसकी सोचने की सलीयत बहुत इंप्रूव हो जाती है, फिर वो भी वो चीज़ें सोचने लगता है जो आम बंदा नहीं सोच सकता। तो जो फ़लसफ़ा है ये इंसान की सोच को मज़ीद बेहतर करता है, उसके अंदर जो तज्ज़ियाती पहलू हैं वो बेहतर करता है। आगे हॉर्न्स आवर बॉडी, हॉर्न्स आवर एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एंड आर्टिकुलेट कोजेंट आर्गूमेंट्स। ये जो फ़लसफ़ा है बच्चों, इसका इम्पोर्टेंस इस हवाले से भी है और ये हमारे लिए इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि इसके ज़रिए हमारे अंदर एक ऐसी सलाहियत पैदा होती है कि हम किसी चीज़ के बारे में यानी ख़ुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं और दलाइल दे सकते हैं। दलील की क़ुव्वत इंसान के अंदर आती है। और आपको पता है कि दलील की क़ुव्वत कैसे आती है? अभी दलील उसी वक्त आप दे सकते हैं कि जिस वक्त आपके पास सोचने समझने की सलाहियत होती है। आप एक बंदे के पास एक चीज़ के बारे में सोचो समझ ही नहीं है, वो कैसे दलील देगा? ये दलील तो उसकी हो ही नहीं सकती। उसकी रीज़न क्या है कि उसकी रीज़न ये है कि जो सोचता है वो ही बोलता है, जो सोचता नहीं है वो क्या बोलेगा ये मुझे बताएं। यानी जो सोचता है वो ही अपने हालात का इज़हार कर सकता है अच्छे अंदाज में। तो लिहाजा ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ फिलासफी है इस हवाले से वो ये है कि आप लोग जिस वक्त बोलते हैं तो बोलने से पहले एक प्रोसेस और होता है, और वो क्या होता है प्रोसेस? वो प्रोसेस होता है सोचना। और देखें ना, जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है तो बच्चों वो खुराक खाता है, दूध पीता है, तो उसका जिस्म बड़ा हो जाता है। ऐसे ही नहीं, ये तो आप लोगों को भी पता है कि जो छोटा, पहले आप लोग भी छोटे थे, फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ आप लोग भी आज बड़े हो गए हैं। तो ये किस चीज़ ने आपको बड़ा किया है? खुराक के ज़रिए बड़ा हुए हैं आप लोग। खुराक के ज़रिए, खाने के ज़रिए, चाहे वो रोटी की शक्ल में है, सालन की शक्ल में है, फ्रूट और सब्जियों की शक्ल में, लेकिन खा खा के आप लोग जिस्मानी तौर पे ग्रो अप हुए, बड़े हो गए। अगर एक 25 साल के नौजवान से या स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो यही जवाब देगा जी कि जो खुराक है वो मैं खाता रहा हूँ, 3 वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना खाता रहा हूँ, तो आज मैं बड़ा हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों इसी तरह जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे मैं बताने जा रहा हूँ और जिसकी तरफ मेरा इशारा है वो ये है कि जिस तरह ग्रोथ के लिए खुराक ज़रूरी है, इसी तरह बड़ी यानी कि जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं, जो सोचो आला किस्म की जो सोचो विचार है, या जिसको कहते हैं फ़िलासफ़ी, अगर फ़िलासफ़र बनना है तो उसके लिए जो थिंकिंग की डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। यानी सोचता तो हर एक इंसान है, लेकिन इस सोच को जिस बंदे ने अच्छे अंदाज में इसकी डेवलपमेंट की होगी, इसकी ग्रोथ की होगी, तो मिसाल के तौर पर ये ग्रोथ कैसे हो सकती है? ये हालात के मसाइल, नकाइस, प्रॉब्लम, ये सोचने से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जिस तरह जिस्म बढ़ता है इसी तरह थिंकिंग की जो सलाहियत है ये भी बढ़ती है। फिर एक और सलाहियत की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें, और इल्म और सलाहियत में ये भी बड़ा एक फ़र्क है। एक बच्चा है, जैसे ये आपके सामने आप लोग गालिबन अभी लैपटॉप वगैरह या मोबाइल, लैपटॉप के ऊपर ही आप लोग लेक्चर सुन रहे होंगे। तो ये जो लैपटॉप है, अगर मैं आपको इसका, आपने से पहले ज़िंदगी में नहीं देखा हुआ, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि ये इसका कीबोर्ड है, ये इसका बोर्ड है, ये इसका मॉनिटर है, ये इसकी स्क्रीन है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इसके अंदर CPU होता है, ये इसका कर्सर है वगैरह, ये सारी आपको मालूमात दे देता हूँ। उसके बाद मैं आपको लैपटॉप देता हूँ कि आप इससे चला लेंगे, नहीं चलाएंगे, इसलिए कि नॉलेज तो आपके पास आ गया लेकिन स्किल नहीं आपके पास आई। तो स्किल बच्चों उस वक्त आती है जिस वक्त आप रिपीटेडली कोई काम करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रैक्टिस प्लस टाइम इज इक्वल टू स्किल। यानी कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं और उस पर पूरा टाइम देते हैं तो उसके बाद स्किल आपकी डेवलप होती है। इसी तरह बच्चों सोचना जो है ये भी एक स्किल है। तो यानी जो फिलासफी है ये एक स्किल है।
तो ये फ़िलासफ़ी की स्किल कैसे बेहतर होती है? थिंकिंग करने से होती है, सोचने से होती है, ये याद रखना मेरी बात। और सोचने से ये मुराद नहीं कि बंदा हर वक्त पागलों की तरह सोचता रहे, ये वो सोच नहीं है। इससे मुराद है कि कोई भी मसला जानने के लिए, प्रॉब्लम जानने के लिए, इश्यूज़ के बारे में जानने के लिए, ऐसे सवालात जिनके जवाब नहीं मिलते हमें, उन्हें जानने के लिए सोचो विचार का नाम फ़लसफ़ा है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है इट प्रॉम्प्ट्स अस टू वॉक अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज। जो फ़लसफ़ा है ये हमें तेज़ करता है, हमारे अंदर एक किस्म कैसे तेज़ करता है, हमारे अंदर जो डिसिप्लिन डिसिप्लिन है उसके लिए हमारी मदद करता है, हमारी ज़िंदगी में एक नज़्म व ज़ब्त लाता है। एक जो PhD यानी कि ना एक खास अंदाज में सिस्टम होता है और वो उस सिस्टम के मुताबिक चल रहा होता है। इसी तरह बच्चों आगे है डेवलप्स और एबिलिटी टू थिंक एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। जो फलसफी है वो क्या करता है, जो फलसफा है डेवलप्स, डेवलप होता है बच्चों के बढ़ोतरी करना, किसी में बढ़ना, किसी चीज़ का तरक्की करना। आवर एबिलिटी हमारी सलीतें, जो हमारी सलीतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। कौन सी सलीत बढ़ती है? टू थिंक, सोचने की सलीत बढ़ती है। एंड वॉक इंडिपेंडेंटली, और आज़ादाना सोचने का जो काम है वो सलीत हमारे अंदर बढ़ती है। देखें ना, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेवलप्स और एबिलिटी टू थिंक। तो जो सोचने की सलीत है, जिस वक्त हम उसको सोचेंगे, उसको बूस्ट अप करेंगे, उसको ग्रूम अप करेंगे, उसको फ्लोरिश करेंगे, तो तब जाके वो डेवलप होगी। और जब डेवलप होती है तो एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, तो हम फिर ये है कि अपना, यानी कि हम, और वो सोच किस तरह की होनी चाहिए? आज़ादाना सोच होनी चाहिए, मगलूबाना सोच नहीं होनी चाहिए, गुलामाना सोच नहीं होनी चाहिए। ना तो उसमें मगलूबाना सोच होनी चाहिए कि किसी के अंडर आके ये काम किया हो, ना गुलामाना सोच होनी चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए ऐसा सोचा जाए, ये वो बात नहीं है। फलसफा जो है ये आज़ादी का कायल है, आज़ादी इजहार राय का कायल है। इसके अंदर जो राय होती है वो आज़ादाना राय होती है। इसके अंदर जो राय होती है वो क्या होती है बच्चों? आज़ादाना राय होती है। वो आज़ादी के साथ सोचता है, उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता है। उसकी जो अना है, उसका जो अंदर का इंसान है, उसे ऐसा सोचने पे मजबूर करता है। तो जिस वक्त इंसान किसी चीज़ पे सोचता रहता है, तो वो मिसाल के तौर पर उसकी सोचने की जो सलीयत है उसमें इस कदर इजाफा होता है कि कोई भी दुनिया का मसला सामने आ जाए, कोई भी चीज़ का, यानी कि तालीम के अंदर मसाइल होते हैं उसमें फ़लसफ़ा हमारी मदद करता है। इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल होते हैं उसमें फ़लसफ़ा हमारी मदद करता है। इस तरह दुनिया के बड़े लेवल के मसाइल होते हैं, वो हमारा फ़लसफ़ा हमारी मदद करता है कि इस चीज़ को, इसको कैसे सुलझाया जाए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है स्पेसिफिकली फॉर एजुकेटर्स। जो तालीम हासिल करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पर इसके हवाले से इसकी स्पेसिफिकेशन है, provides the teacher's basis for making a decision concerning a work। प्रोवाइड द टीचर्स, ये टीचरों को बेसिस, एक बुनियाद यानी कि फराम करता है, फॉर मेकिंग अ डिसीजन कंसर्निंग अ वर्क, कि वो जो डिसीजन मेकिंग होता है, मुतालिया जो होता है या फैसला, फैसला की जो कुव्वत होती है, उसको टीचरों के अंदर ये, टीचरों के लिए एक मौका फराम करता है। यानी टीचरों के अंदर ये किस्म का मौका फराम करता है कि उन्होंने खुद कैसे बढ़ना है और अपनी कौम को कैसे तैयार करना है। इट्स आल्सो पार्ट ऑफ फिलॉसफी। खुद कैसे रहना है, कैसे तैयारी करनी है बच्चों की, कैसे स्कूल के अंदर रहना है। तो ये बच्चों जो फ़लसफ़ा है ये सिर्फ आज़ाद सोच का नाम नहीं है, बल्कि इल्मी मैदान के अंदर आने वाले जितने भी मसाइल हैं उनके सलूशन का भी नाम है। एजुकेशन के अंदर जितने भी चैलेंजेस होते हैं उनके सलूशन का नाम है।
एजुकेशन के अंदर फर्ज करें एग्जामिनेशन के अंदर मसाइल होते हैं, एजुकेशन के अंदर करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर मसाइल होते हैं, एजुकेशन के अंदर टेस्टिंग सिस्टम के अंदर मसाइल होते हैं। तो जो भी मसाइल हैं उन सब का जो सलूशन है वो फ़लसफ़े के ज़रिए ही मुमकिन है। तो फ़लसफ़ा में डिसीजन जो इस तरह के मामलात होते हैं उनके बारे में फ़ैसला साजी की हमें क़ुव्वत अता करता है टीचरों को। फिर उसके बाद help develop a wide range of interest, attitudes and values, commitment to the professional life of a teacher. Help develops a wide range of interest, ये मदद करता है कि बड़े लेवल पे हमारे जो मफादात हैं उनको कैसे बेहतर करना है, एटीट्यूड्स हमारे जो रवैये हैं उनको कैसे बेहतर करना है, वैल्यूज़ कनकोमिटेंट और जो हमारी इकदार हैं उनको, कनकोमिटेंट का मतलब होता है जो आदात हैं उनको बेहतर लेके कैसे चलना है इकदार को, टू द प्रोफेशनल लाइफ ऑफ ए टीचर, एक जो टीचर है वो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर, यानी एक टीचर की जो प्रोफेशनल लाइफ है, देखें जी कि जो टीचर होता है वो सिर्फ 6 घंटे के लिए नहीं होता स्कूल के अंदर। टीचर इज़ अ टीचर फॉर दी 24 आवर्स, वो 24 घंटे के लिए टीचर होते हैं। जो टीचर होता है इज़ द टीचर ऑफ 24 आवर्स, 24 आवर्स का वो टीचर होता है। याद रखना ये मेरी बात, टीचर जिस वक्त सड़क में चल रहा होता है, गली में चल रहा होता है, कोई भी काम कर रहा होता है, ही इज़ द बेस्ट मॉडल अमंगस्ट अदर्स, वो एक बेहतरीन मॉडल होता है। वो बेहतरीन लोगों को उस वक्त भी वो लोगों को एजुकेट कर रहा होता है। टीचर सिर्फ बच्चों को स्कूल के अंदर एजुकेट नहीं करता, टीचर लोगों को, इस कौम को उस वक्त भी एजुकेट कर रहा होता है कि जिस वक्त वो किसी शहर के अंदर जा रहा होता है, वो उस वक्त भी लोगों को एजुकेट कर रहा होता है। जिस वक्त वो किसी गली से गुजर रहा होता है वो उस वक्त भी लोगों को एजुकेट कर रहा होता है। जिस वक्त वो किसी यानी कि कंपनी में बैठा होता है, किसी मजलिस में बैठा होता है, किसी मुकाम पे बैठा होता है, वो उस वक्त भी लोगों को एजुकेट कर रहा होता है। जिस वक्त वो मिसाल के तौर पर यानी कि कोई भी दुनिया का काम कर रहा होता है, टीचर इज़ नॉट अ सिंपल, इट्स नॉट अ सिंपल सिंपल आइडेंटिटी, टीचर इज़ अ ग्रेट आइडेंटिटी। ये याद रखना बात, टीचर इज़ नॉट अ सिंपल आइडेंटिटी, इट इज़ अ ग्रेट आइडेंटिटी। यानी कि जो टीचर्स होते हैं, बच्चा जो होता है वो तो चलें 6-7 घंटे के लिए स्कूल में पाबंद होता है, लेकिन जो टीचर है, टीचर इज़ द टीचर फॉर 24 आवर्स, ऑलवेज माइंड इट, दिस रिलेटिंग टू योर माइंड। उसके बाद आगे है कि वो जो टीचर अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, पेशा वराना जो ज़िंदगी होती है, उसके अंदर उसने जो मफादात हैं उनको भी देखना है। और टीचर का सबसे बड़ा मफाद क्या होता है, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि आइडियलिज्म की बातें हैं, जो कि मिसाली किस्म की बातें हैं, ये जो एक्चुअल बातें हैं। टीचर का जो प्रोफेशन, जो टीचर होता है उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट बच्चों की बेटरमेंट होती है, बच्चों की डेवलपमेंट होती है, बच्चों की बेहतरीन ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है। फिर उसके बाद जो उसका जो रवैया है वो बड़ा मैटर करता है। और मिसाल के तौर पर अगर टीचर का रवैया ठीक नहीं होगा, देखना बच्चों कि आप यानी कि अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप एम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, जो इंसान का करिकुलम होता है ना, जो करिकुलम होता है, जो यानी कि जिसको आमतौर पे आप निसाब के नाम से जानते हैं, करिकुलम सिर्फ किताबों का नाम नहीं होता, इसमें सिर्फ निसाबी किताबें नहीं होती। करिकुलम के अंदर ये इसकी तारीफ ये है कि बच्चा जो कुछ स्कूल के गेट के दाखिल होने के बाद पूरा दिन स्कूल के अंदर सीखता है और उस वक्त तक सीखता रहता है जब तक वो गेट पे वापस नहीं आ जाता, उस सारे सीखने का नाम करिकुलम है। अब ज़रा जस्ट फॉर ग्रांटेड, इफ़ यू थिंक फॉर ए वाइल, अगर एक बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल हुआ
तो वो सिर्फ क्लास के अंदर तो नहीं बैठेगा, वो बच्चा तो असेंबली में भी जाएगा, वो बच्चा तो प्ले ग्राउंड के अंदर भी जाएगा जो स्कूल का ग्राउंड है, वो बच्चा तो कैंटीन पे भी जाएगा, उस बच्चे को तो वॉशरूम के भी जाना होगा, उसको तो पानी के लिए भी जाना होगा, और वो जो बच्चा है वो मिसाल के तौर पर स्कूल में किसी और काम के लिए कमरे से दूसरे कमरे में भी जा सकता है। तो बच्चों इस दौरान बच्चा जो कुछ भी अपने कोलीग से सीख रहा होता है, उस माहौल से सीख रहा होता है, उन असातिज़ा से सीख रहा होता है, दैट इज ऑल कॉल्ड द करिकुलम। मेरी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है कि वो सारे का सारा जो होता है बेसिकली वो क्या है, वो करिकुलम होता है जिसके अंदर बच्चों का, तो ये जो प्रोफेशनल टीचर होते हैं ये स्कूल के अंदर अपना एटीट्यूड ऐसा रखते हैं कि बच्चों को वो नहीं सिखा रहे होते, लेकिन बच्चे उनको देख के ऑटोमेटिकली उनकी कभी शख्सियत के बारे में, कभी उनके उसने अखलाक के हवाले से, कभी उनकी अच्छी बातों के हवाले से, कभी उनके अच्छे मैनर्स के हवाले से बच्चे सीख रहे होते हैं। तो ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जिस वक्त प्रोफेशनल एक टीचर होगा। आम टीचर से ये चीज़ कभी भी हम तवक्को नहीं रख सकते। तो जो फिलासफी है वो एक टीचर जो है उसको इस काबिल बनाती है कि ही मस्ट बी डेवलप ए वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। देखे ना, वैल्यूज के अंदर इसके अंदर भी आ गया। वैल्यूज क्या होती हैं? इकदार होती हैं जो हमारी सोचें होती हैं, और कॉन्कोमिटेंट यानी कि ये वो आदात होती हैं, इकदार होती हैं जो हम सब के लिए मुश्तरका इज्तिमाई तौर पे चल रही होती हैं। उसके बाद बच्चों आगे पॉइंट है, मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ हिज ओन लाइफ वर्क, मेकिंग हिज डायनामिक, डिस्क्रिमिनेटिंग, क्रिटिकल एंड मेंटली अलर्ट। देखें बच्चों, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that must be learned and try to understand and also comprehend। इसके अंदर बच्चों ये होता है कि फिलासफी मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ हिज ओन लाइफ। फिलासफी मदद करती है एक टीचर को कि वो कम से कम अपनी ज़िंदगी के बारे में आगाह हो सके, अपनी ज़िंदगी के बारे में जान सके, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ज़िंदगी का मकसद के बारे में आगाह हो सके। सबसे बड़ा ये है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है क्या, व्हाट इज़ हिज लाइफ, ज़िंदगी क्या है उसकी, ये सोचें। फिर वर्क, अपने काम के बारे में सोचें, यानी कि जो काम उसने करना है, सोचने से मुराद ये है कि काम, फ़र्ज़ करें एक टीचर है, उसे पता होना चाहिए मेरा काम दुनिया का अजीम तरीन काम है, मैंने इंसानों की ज़हन साजी करनी है, मैंने इंसानों को एक किस्म की खुराक अता करनी है जिससे उनकी तरबियत हो सके। तो ये मैंने इंसानों को इल्म के समंदर के अंदर कामयाबी से हमकिनार करना है। तो दिस इज द वर्क ऑफ द टीचर एंड मेकिंग हिम डायनामिक। फलसफा तो ऐसे बारी भूमि ऐसे नहीं देखे ना, ऐसे बारी को मसला में रहती बुलाऊंगा। यानी कि जो फलसफा है ये टीचर को मजबूत करता है। डायनामिक का मतलब होता है मजबूत, टू स्ट्रेंथन द क्वालिटीज एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर। डिस्क्रिमिनेटिंग ये है बच्चों के हक और सच के दरमियान फ़र्क। वैसे तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है ना फ़र्क करना, इम्तियाज़ करना, तो दो चीज़ों के बारे में इम्तियाज़ करना। इसका मतलब ये भी है कि बच्चे जो हैं मुख्तलिफ क्लास के अंदर लेवल के होते हैं, उनकी नफ्सियात को समझना। हर बच्चा जो होता है एक जैसी सोच का हामिल नहीं होता। हर जो बच्चा होता है किसी का लेवल लो होता है, किसी का लेवल हाई होता है, किसी का लेवल मिडल होता है। तो ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं मेरे बच्चों, इनको समझना, ये बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू फिलॉसफी। और उसके बाद है क्रिटिकल होता है तनकीदी किसी चीज़ का जायज़ा लेना कि ऐसा काम क्यों हो रहा है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसे काम के लिए मिसाल के तौर पे कौन से फिजिबल एनवायरनमेंट हैं, कौन सा काम किस तरह किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कौन सा काम किस तरीके से किए जाए तो हमें ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेंटली अलर्ट। दिमागी तौर पर तेज करता है जो फलसफा है,
ये हमें दिमागी तौर पर क्या करता है बच्चों, तेज करता है, हमें इस चीज़ का हमें वो बनाता है कि हम लोग समझें और हमें अक्ल हासिल हो, हमें शऊर हासिल हो, हमें मिसाल के तौर पर एहसास हासिल हो। तो ये बच्चों, तो ये थे बच्चों बेसिकली द सिग्निफिकेंस, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिलासफी। तो एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ क्योंकि बाद स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन की है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी, ताकि उनको भी जो लफ्ज़ नहीं आते या तो वो मैं सिर्फ एक बार इसकी रीडिंग करूँगा। Your philosophy is your world view, which is a backdrop for all thought and a context for all knowledge. The decision about examining philosophy is between. Number one, to make your philosophy explicit, or to be a slave to the subconscious notions, principles, and other people's philosophies picked up throughout life. Generally, it enables, it से मुराद philosophy, ठीक है ना, it here is, it is now is used as a pronoun, and it is a pronoun at the place of philosophy. Philosophy enables us to think carefully and clearly about important ideas. बड़ा आसान है। We learn to step back from our everyday thinking and to explore bigger and deeper questions underpinning our thoughts. Underpinning our thoughts का मतलब है कि जो हमारे सोचों के अंदर सवालात रहते हैं, जो हर वक्त हमें झंझोड़ते रहते हैं, हमें पिन करते रहते हैं, हमें मिसाल के तौर पर बार बार हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हमारे पास उनका जवाब नहीं होता। उनका जो जवाब ढूंढना होता है वो बेसिकली फलसफे के जरिए ही मुमकिन है। फिर आगे है शार्पन्स और एनालिटिकल एबिलिटीज, जो हमारी तजियाती जो सलीतें हैं यानी कि उसको तेज करता है। हॉर्न्स ऑफ एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एंड आर्टिकुलेट कोजेंट आर्गूमेंट्स, दलाइल की कुव्वत पैदा करता है, हम दलील के साथ बात कर सकें, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकें। prompt us to walk across disciplinary boundaries and develops our ability to think and work independently. उसके बाद the next page slide provide the teacher's basis for making a decision concerning a word, help develop a wide range of interest, attitudes, and values concomitant to the professional life of teacher, or makes the teacher aware of his own life work, making him dynamic, discriminating, critical, and mentally alert. Bachcho, these are the significances and the needs and importances of the philosophy. The next lecture, lecture number 4, is going to the topic ontology. Introduction to ontology. What is ontology? बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, जो फलसफा है उसके अंदर बेसिकली 3 डिसिप्लिन आते हैं, जो कि अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। A philosophical discipline, a branch of philosophy that deals with the nature and the organization of reality. यानी कि ये बेसिकली फलसफे की वो शाख है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डील्स विद द नेचर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियलिटी, जो हकीकत होती है उसका मुतालिया करते हैं, हकीकत का मुतालिया करना। ऑन्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द रियलिटी। मेरी बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई? स्टडी ऑफ द रियलिटी, स्टडी ऑफ द रियलिटी, हकीकत का मुतालिया, स्टडी ऑफ रियलिटी या स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी, आप ये भी कह सकते हैं स्टडी द नेचर ऑफ द रियलिटी या द स्टडी ऑफ द रियलिटी इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। साइंस ऑफ बीइंग, ये अरिस्टोटल है, उसकी एक किताब है, उसके अंदर उसने लिखा है अरिस्टोटल ने, साइंस ऑफ बीइंग, इंसानों की ये साइंस है। फिर वो क्या कहता है आगे से, ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चंस, वो इस तरह के सवालात का जवाब देती है। व्हाट characterizes being, eventually what is being,
कितना ज़बरदस्त है कि व्हाट करेक्टराइजेज बीइंग और इवेंचुअली व्हाट इज बीइंग, यानी कि जो बीइंग है, जो इंसान है या कोई भी जो शय है, वो क्या है और आखिरकार वो क्या है, उसका अंजाम क्या है। यानी हकीकत होगी ना फिर किसी चीज़ की भी हकीकत। हाउ शुड थिंग्स बी क्लासिफाइड, जो मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे उनकी दर्जा बंदी कर सकते हैं, उनको हम कैसे उनका दर्जा या उनकी क्लासिफिकेशन या तकसीम कारी कर सकते हैं। Ontology in computers, and ontology is an engineering artifact consisting of a vocabulary used to describe a particular view of some domain. अगर हम ontology को यानी कि एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर स्टडी के मुताबिक हम अगर इसे स्टडी करते हैं तो जो ये जो एजुकेशनल कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के अंदर जो ontology है बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी वोकेबलरी जो कि हम अपने किसी ख़ास राय के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और किसी ख़ास मकसद के लिए ना सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं बल्कि हम उसको मुख्तलिफ मज़ीद यानी कि छोटे छोटे डोमेन के अंदर, एरियाज़ के अंदर तकसीम और यानी कि उनकी यानी तकसीम दर तकसीम यानी कि हम उसको आगे लेके चलते हैं। An explicit specification of the intended meaning of the vocabulary, जो वोकेबलरी है बच्चों बेसिकली इसके दो बड़े एरियाज होते हैं, एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन और इंटेंडेड मीनिंग के। एक तो वो वोकेबलरी यानी देखें ना, ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्लूड्स हाउ कंसेप्ट्स शुड बी क्लासिफाइड, कंस्ट्रेंट्स कैप्चरिंग एडिशनल नॉलेज अबाउट द डोमेन। तो मिसाल के तौर पर ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी जो वोकेबलरी है इसके दो बड़े एरियाज हैं जिनके मुताबिक हम उसको आगे लेके चलते हैं। एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द वोकेबलरी, एक तो वो एक होगा एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन यानी कि ओवरऑल हम जो ज़िंदगी में किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनका मतलब कुछ और होता है लेकिन माशरे के अंदर उनका मीनिंग कुछ और होता है, ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग, और उसके असल मीनिंग कुछ और होते हैं। इसका ये मतलब है। आइडियली एन ontology should capture a shared understanding of a domain of interest and provide a formal and machine manipulable model of the domain। ये कंप्यूटर के वाले से थी। फिलहाल जो ontology है इसको हम अभी कंप्यूटर में नहीं लेके जाएंगे, ये तो चलने बाद में हम इसका वो करेंगे, इसकी स्टडी वगैरह। तो ontology की सिर्फ आपने अभी इस लेक्चर में तफसील में जो जो ontology के बच्चों, इसकी एक तो आपने डेफिनेशन ये याद करनी है, आ फिलासफिकल डिसिप्लिन, ए ब्रांच ऑफ फिलासफी दैट डील्स विद द नेचर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियलिटी। मैं अभी आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ जिसमें आपने सिर्फ ये डेफिनेशन याद करनी है, और ये किसकी है, ontology की, ठीक है ना। ontology बेसिकली मैंने जैसे बताया ना कि यानी कि ये फ़लसफ़े की एक शाह है, बहुत सारी ये सुन लें, ये फ़लसफ़े की एक शाह है। फ़लसफ़े की बेसिकली 3 शाखें हैं, एक है ontology, एक है एपिस्टेमोलॉजी और एक है अक्सियोलॉजी, ठीक है। जो फ़लसफ़ा है बेसिकली इसकी जो है ना ये 3 शाखें जो कि मैं इधर लिख रहा हूँ, जो कि मैं आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, और हम इसको यानी ब्रांच कह लें, BRANCHES, ब्रांच ऑफ द
ऑन्टोलॉजी, ONTOLOGY, ऑन्टोलॉजी। जो ब्रांच ऑफ ऑन्टोलॉजी है बच्चों, नंबर 1 क्या है, जो कि अभी आपने पढ़ी है, जो 1 है इसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी, ONTOLOGY, ऑन्टोलॉजी। जो सेकंड 1 है बच्चों, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, APISTEMOLOGY, एपिस्टेमोलॉजी। और बच्चों जो तीसरे नंबर पे आती है उसका नाम है एक्सियोलॉजी, AXIOLOGY, एक्सियोलॉजी। ठीक है, तो ये ऑन्टोलॉजी है और ये एपिस्टेमोलॉजी है और ये एक्सियोलॉजी है। ये याद रखना है आपने कि इन तीनों को हमने स्टडी करना है एक एक करके, और ये तीनों आपके पेपर में ये सवाल आएंगे। दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सब के सब जो तीनों शाह हैं, आपका जो आज का मिसाल के तौर पर जो वर्क है मेरे बच्चों, वो यही है कि आपने इन तीनों को याद करना है, और आपने सिर्फ इन्हें याद नहीं करना बल्कि आपने इनको सिर्फ और सिर्फ मुझे लिख के मैसेज करना है। ये आपकी होम टास्क है। तो मैंने ये लिख दिया है कि ब्रांच ऑफ द ऑन्टोलॉजी, नहीं, ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी, ऑन्टोलॉजी नहीं है ये, फिलॉसफी, PHILOSOPHY, फिलॉसफी। तो बच्चों दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी एंड देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी। नंबर 1 ऑन्टोलॉजी, इसका जो तल्क है वो आपको पता है कि वो रियलिटी से है। किससे तल्क बन गया इसका? रियलिटी से, जो कि इसकी आगे जो डेफिनेशन है वो भी आपके ये सामने है। ऑफ फिलोसफिकल डिसिप्लिन, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियलिटी। आपने जो आपका होम एक्टिविटी है, होम जो टास्क है ऑन्टोलॉजी के हवाले से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम हकीकत का मुतालिया करते हैं और हम इसके अंदर 2 सवालों के जवाब देते हैं कि व्हाट कैरेक्टराइजेस बीइंग, और दूसरा हम जवाब देते हैं इवेंचुअली व्हाट इज बीइंग। ये जो 2 लफ्ज़ हैं मेरे बच्चों, इनको हम स्टडी करते हैं, इनको हम लेके चलते हैं कि किसी चीज़ की व्हाट कैरेक्टराइजेस बीइंग, कोई भी जो शे है उसको हम कैसे उसकी तकसीम कर सकते हैं, उसको कैसे जान सकते हैं, उसकी दर्जा बंदी हम कैसे करते हैं, और आखिरकार ये है कि वो चीज़ है क्या, यानी कोई चीज़ क्या है, यानी कि मतलब ये है कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये बात सोचें कि इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या है, अगर ये बोलें कि जो जानवर हैं उनकी हकीकत क्या है, इंसानों की हकीकत क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की हकीकत क्या है, ये जो कायनात है इसकी हकीकत क्या है, जन्नत की हकीकत क्या है, दोज़ख की हकीकत क्या है, वही की हकीकत क्या है, आलम बरज़ख की हकीकत क्या है, आलम अरवाह की हकीकत क्या है, आलम आहर यानी कि आलम उकबा या उकबदार, इसकी हकीकत क्या है। ठीक है, या कोई भी बात जो हमारी नज़र में एक चीज़ है, हो सकता है हम एक चीज़ को एक एंगल से देखते हैं, दूसरा बंदा किसी और एंगल से देखता है, तो इसका मतलब है कि हर एक की जो सोच है एक चीज़ के बारे में डिफरेंट होती है। लिहाजा देखना यह है कि इन दोनों में से ज़्यादा हकीकत पसंद क्या है। तो ये जितनी जितनी चीज़ें हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू ऑन्टोलॉजी। अंडरस्टैंड, आई स्ट्रांगली होप दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। The first point is ontology. This is the branch of the philosophy. The second branch of the philosophy is epistemology and the third one is called the axiology. तो बच्चों आपने जो होम टास्क लेना है, आपने जो होम टास्क करना है, वो मिसाल के तौर पर मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ जो आपने करनी है, क्योंकि मैंने लेसन के एंड पे आपको एक्टिविटी देनी होती है और आप मुझे मैसेज करते रहते हैं, मुझे मिलता है, लेकिन अभी 3-4 स्टूडेंट का अभी तक मुझे मैसेज नहीं आ रहा जो ग्रुप के अंदर शामिल हैं। लिहाजा मैं उन बच्चों को सख्ती से ये हिदायत करता हूँ कि बच्चों यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। ये आपकी जो है एजुकेशन है, ये छोटी सी डिग्री नहीं है। आप लोग जो हैं, जब तक आप इसकी बुनियादी चीज़ें नहीं समझेंगे, जैसे आगे ये बात मैं आपको कह रहा था कि एक वक्त था कि अंडर मैट्रिक लोग भी कामयाब होते थे, फिर मैट्रिक का ज़माना आया, फिर ग्रेजुएशन का ज़माना आया, फिर एमए का ज़माना आया, फिर पीएचडी का। जो आज बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। जितनी क्लासें हैं उतनी काबिलियत की ज़रूरत होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। मेडियाकर लोग नहीं चल सकते, एवर लोग जो हैं ये वो उनके लिए बड़ा मसला है।
तो लिहाजा बच्चों ये बात ध्यान में रहे कि ये जो चीज़ अभी सुन लें बड़े तवज्जो के साथ कि मैं अभी आपको क्या काम देने लगा हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर है, यानी पहले लेक्चर से मुराद ये कि आज का ये लेक्चर है। अभी जो दूसरा लेक्चर होगा वो आपका 11 से 12 बजे होगा और वो एजुकेशन इन पाकिस्तान का होगा। ये मेरा लेक्चर अभी जो हो रहा है ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का है। पूरे ठीक 11:05 के ऊपर जो मेरा लेक्चर होगा बच्चों, वो होगा आपका आज का लेक्चर होगा एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो बाकी मिसाल के तौर पर ये तकरीबन 10 लेक्चर हो जाए ना मेरे, तो फिर उसके बाद हम जो आप कहेंगे ना मिसाल के तौर पर टाइम टेबल वो बना लेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 25 तारीख तक जो आपका हमने क्विज लेना है, लिहाजा हम आपको लेक्चर वगैरह यानी बहुत सारे आप तक पहुँचा दें। तो बच्चों ये जो है ना कि आप अपने मोबाइल पे भी लगा के सुन सकते हैं, आप अगर क्लास के अंदर हैं तो फिर भी, लेकिन आज आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी इस हवाले से। तो बच्चों ये है कि जो डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ वो ये है कि व्हाट इज ऑन्टोलॉजी, ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द नेचर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियलिटी। ये आपने लिखना है, और उसके बाद आपने ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी लिखनी है, वो तीन है, ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है और एक्सियोलॉजी है। तो ये बच्चों आपने लिख के मुझे व्हाट्सअप करनी है। और अगर यानी कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बार फिर ये थोड़ा सा ये पिछला जो लेक्चर है बता देता हूँ, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस जो होता है ना, ये लफ्ज़ बाज़ बच्चों को शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप न्यू कमर हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? असली ये है कि एक वक्त होता है कि छोटे जो लफ्ज़ होते हैं छोटी क्लास में वो काम आ जाते हैं, फिर जैसे वक्त पास आना होता है तो फिर क्या होता है कि जो मिसाल के तौर पे जो वक्त के साथ साथ जो क्लास के दर्जा बा दर्जा जो अल्फाज होते हैं उनके अंदर जिद्दत आती है और वो बड़े लेवल पे हो जाते हैं। तो जिस लफ्ज़ को हम इंपॉर्टेंस कहते हैं ना बड़े लेवल पे, उसी को हम सिग्निफिकेंस कहते हैं। सिग्निफिकेंस इज द सिनोनिम ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, या इंपॉर्टेंस हैज द एन अदर मीनिंग सिग्निफिकेंस, यानी बोथ आर द, यानी कि आप समझे सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो सिग्निफिकेंस तो ये फलसफे की सिग्निफिकेंस है। इससे पहले हमारे दूसरे लेक्चर के अंदर भी जो इम्पोर्टेंस के हवाले से हमने बात की थी, और ये जो ब्रांच ऑफ फिलासफी है ना, ये बेसिकली हैं तो ब्रांच हैं, लेकिन बेसिकली ये असल में टाइप्स ऑफ फिलासफी, ये हैं ब्रांच हैं, लेकिन ये ब्रांच ऑफ फिलासफी बाय नेचर हैं। और ये जो हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ब्रांच ऑफ जो फिलासफी हैं, ये इसकी एज ए बेसिक यानी ग्राउंड है, ये बेसिक ग्राउंड पर इसकी तीन बड़ी शाखें हैं। यहाँ से जो फलसफा है बेदार होता है, निकलता है, उसका जुज बनता है, तो वो ये है। तो तीसरा नंबर व्हाट इज ऑन्टोलॉजी आपने स्टडी करनी है, और दूसरी स्लाइड इसकी ये है कि ब्रांच ऑफ द फिलासफी है। ये जो ऑन्टोलॉजी इन कंप्यूटर्स हैं, ये इन इन दोनों को रहने देना, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इन तीनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जो अब नेक्स्ट लेक्चर दूंगा तो आपको ऑन्टोलॉजी के हवाले से मज़ीद आपको थोड़ा मैं और भी यानी कि पढ़ा दूंगा। सिर्फ इतना ही अभी आपने याद करना है, बल्कि आपको मैं बल्कि ये एक्टिविटी दे रहा हूँ कि आप अभी ईमानदारी से ये डेफिनेशन याद करें, 5 मिनट में वेट करूँगा, और उसके बाद फिर आपने अपने मोबाइल पे लिखे मुझे ये मैसेज करनी है डेफिनेशन और उनके नाम, ताकि मैं चेक करूं कि आपकी मेंटालिटी कितनी है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। नकल नहीं लगानी, ये मेरा और आपका वादा है, जुमा का दिन है, 2 नंबरी नहीं करनी, ठीक है। अभी आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, ए ब्रांच ऑफ फिलासफी दैट डील्स विद द नेचर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियलिटी एंड द ब्रांच ऑफ द फिलासफी आर ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। इनके स्पेलिंग देखें, 5 मिनट को उनको याद करें, फिर उसके बाद ठीक मैं 5 मिनट के बाद दोबारा आपसे पूछूंगा, हाजिर होता हूँ, फिर उसके बाद हम यानी कि फिर मैं बताऊंगा क्या करना है।
आगे कितने बाद में पट्टी पट्टी शुरू हो जाएंगे। अच्छे पट्टी के